आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स। हमारे पास एक स्रोत है, हार्मोन रीसेट, संतुलन और स्वास्थ्य गाइड। ये गाइड विज्ञान पर आधारित है और बताती है कि कैसे हम नेचुरल तरीकों से अपने हार्मोन्स को बैलेंस में ला सकते हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि वजन, मूड या एनर्जी ये सब कैलोरी या कसरत से जुड़ा है, लेकिन ये गाइड कुछ और ही कहती है। हाँ, ये गाइड इस बात पर जोर देती है कि आजकल की जो बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बेवजह वजन बढ़ना, थकान रहना, स्किन इश्यूज, नींद की दिक्कत, हाँ, और वो क्रेविंग्स, हाँ, वो बार बार कुछ खाने की इच्छा, ये सब असल में हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। जब हार्मोन्स बिगड़ते हैं ना, तो समझिए शरीर का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। सही कहा। और गाइड ये भी समझाती है कि जब हम इन्हें रीसेट करते हैं तो फर्क साफ दिखता है। बिना भूखे रहे वजन कम होना, त्वचा में निखार आना, दिन भर एनर्जी रहना, अच्छी नींद आना। सुनने में तो ये जादू जैसा लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान समझना होगा। संक्षेप में कहूँ तो हार्मोन हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर हैं, छोटे पैकेट में बड़े संदेश। अच्छा। ये खून के जरिए अलग अलग अंगों तक मैसेज पहुंचाते हैं और मेटाबॉलिज्म से लेकर मूड, नींद, लगभग हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस गाइड में जो मुख्य हार्मोन्स बताए गए हैं, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, लेप्टिन, ग्रेलिन, थायराइड और टेस्टोस्टेरोन, उनके असंतुलन को समझे और उन्हें नेचुरली ठीक करने के तरीके जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसुलिन। गाइड कहती है ये बहुत अहम है। हाँ, इंसुलिन को आप शरीर का मास्टर हार्मोन भी कह सकते हैं। इसका मेन काम है खाने से मिली शुगर यानी ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना, ताकि वो उसे एनर्जी में बदल सकें। ठीक है। लेकिन गाइड के मुताबिक हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसमें मीठा और प्रोसेस्ड फूड इतना ज्यादा है, वो सबसे पहले इसी हार्मोन को गड़बड़ाती है। और जब ये गड़बड़ाता है तो एक कंडीशन आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, आसान भाषा में कैसे समझें इसे? ऐसे सोचिए, इंसुलिन एक चाबी है। ये सेल्स का दरवाजा खोलकर ग्लूकोज को अंदर भेजती है। अच्छा। पर जब हम बार बार मीठा या हाई कार्ब खाते हैं तो शरीर ढेर सारा इंसुलिन बनाता है। अब रोज रोज कोई दरवाजा खटखटाए तो क्या होगा? अनदेखा करने लगेंगे। बिल्कुल। सेल्स धीरे धीरे इस चाबी को इग्नोर करने लगती हैं, दरवाजा खोलना बंद कर देती हैं। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फिर ग्लूकोज का क्या होता है? वो खून में ही घूमता रहता है। शरीर एनर्जी बनाने के बजाय उसे फैट में बदलने लगता है और हमें थकान महसूस होती है। अरे ये तो आजकल बहुत आम लगता है। सुबह मीठी चाय, ऑफिस में बिस्किट, शाम को फिर कुछ मीठा, रात में भारी खाना। हाँ, ये पैटर्न बहुत कॉमन है। गाइड में रितेश का उदाहरण है। 27 साल का, एमएनसी में काम करता है, मीठी चाय, स्नैक्स, जिम भी जाता है, पर वजन टस से मस नहीं होता। तो क्या ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है? बहुत संभव है। गाइड यही कहता है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आप चाहे जितनी कसरत कर लें या कैलोरी गिन लें, शरीर फैट छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी का रास्ता ही ब्लॉक है। तो फिर उपाय क्या है? अच्छी बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। गाइड एक आसान 3 दिन का इंसुलिन रीसेट सुझाता है। सिर्फ 3 दिन? उसमें क्या करना होता है? पहला स्टेप, 3 दिन तक हर तरह की चीनी बंद, बिल्कुल बंद। चाय, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस, सब। अच्छा, और? दूसरा, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं, जैसे ओट्स, सब्जियां, ब्रोकली, पालक, चिया सीड्स, अलसी। फाइबर शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है। ठीक है। तीसरा, प्रोटीन वाला नाश्ता, उबले अंडे, स्प्राउट्स, दाल का चीला, ये दिन भर की क्रेविंग कम करता है। चौथा, 7-8 घंटे की नींद। नींद की कमी सीधे इंसुलिन सेंसिटिविटी बिगाड़ती है। और पांचवा, पानी खूब पिए। ये सुनने में तो किया जा सकता है, और गाइड कहता है कि सिर्फ 3 दिन में क्रेविंग्स 60% तक कम, एनर्जी भी बढ़ सकती है। हाँ, और फैट बर्निंग सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। तो जिन लोगों को हर वक्त भारीपन या बार बार भूख लगती है, उन्हें शायद सबसे पहले इंसुलिन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। चलिए, अब इंसुलिन के बाद आते हैं कॉर्टिसोल पर। स्ट्रेस हार्मोन है ना? हाँ, कॉर्टिसोल, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये शरीर का एक तरह से अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम? हाँ, जैसे कोई खतरा महसूस हुआ तो ये हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। हार्ट रेट तेज, ब्लड प्रेशर ऊपर, मसल्स अलर्ट, ये शॉर्ट टर्म में जान बचाने वाला है। लेकिन दिक्कत तब है जब ये अलार्म बंद ही ना हो। एग्जैक्टली। जैसे आजकल की जिंदगी में होता है, काम का प्रेशर, डेडलाइन, ट्रैफिक, रिश्तों की टेंशन, ये सब मिलकर क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करते हैं और ये अलार्म बजता रहता है। गाइड इसे साइलेंट किलर कहता है।
इसके बढ़ने के क्या संकेत हैं, कैसे पता चले? गाइड के मुताबिक लगातार हाई कोर्टिसोल के कुछ खास लक्षण हैं। एक तो वो जिद्दी पेट की चर्बी। हाँ, बेली फैट जो कमी नहीं होता। वही। दूसरा, रात में नींद ना आना या बार बार खुलना। तीसरा, चिड़चिड़ापन। और चौथा, लगातार चिंता महसूस होना। ऐसा इसलिए कि शरीर हमेशा इमरजेंसी मोड में रहता है। गाइड में सोनाली का उदाहरण है, 48 साल की आर्किटेक्ट, लंबे वर्किंग आवर्स, प्रेशर, स्क्रीन टाइम, वो डाइट, जिम सब कर रही है, पर पेट की चर्बी कम नहीं हो रही। तो ये कॉर्टिसोल का मामला हो सकता है? बहुत ज्यादा चांस है। गाइड बताता है कि हाई कॉर्टिसोल शरीर को पेट के आसपास फैट जमा करने का सिग्नल देता है। और ये सिर्फ वजन की बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा सकता है। मतलब डायबिटीज का खतरा। नींद का पैटर्न तो बिगड़ता ही है, क्योंकि शरीर रिलैक्स मोड में आ ही नहीं पाता। और तो और ये हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर सकता है। बाप रे, ये तो काफी सीरियस है। तो इस लगातार बजते अलार्म को शांत कैसे करें? गाइड कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीके बताता है। पहला, माइंडफुल ब्रेक्स। वो क्या है? हर 2 घंटे में बस 2 मिनट रुकें, आंखें बंद करें और सिर्फ गहरी सांस लें। ये नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। ये तो कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, नींद को प्रायोरिटी दें। कोशिश करें रात 11 बजे से पहले सो जाएं। जब नींद का हार्मोन मेलेटोनिन बढ़ता है तो कॉर्टिसोल अपने आप कम होता है। अच्छा, इनका कनेक्शन है। हाँ। तीसरा, सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। फोन, लैपटॉप, टीवी, इनकी ब्लू लाइट मेलेटोनिन बनने में रुकावट डालती है और कॉर्टिसोल बढ़ा सकती है। ये मुश्किल है पर जरूरी लगता है। हाँ। चौथा, सुबह 10-15 मिनट धूप लें। ये बॉडी क्लॉक सेट करने में मदद करता है। और पांचवा, कृतज्ञता अभ्यास। मतलब? रात को सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये फोकस नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव पर लाता है, स्ट्रेस कम होता है। ये टिप्स तो सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल शांति के लिए भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब स्ट्रेस को खत्म नहीं करना, उसे मैनेज करना सीखना है। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोजन की ओर। हाँ, एस्ट्रोजन, ये तो ज्यादातर महिलाओं से जुड़ा हार्मोन माना जाता है। हाँ, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है, पर ये पुरुषों में भी होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब शरीर में एस्ट्रोजन जरूरत से ज्यादा हो जाता है। गाइड इसे एस्ट्रोजन डोमिनेंस कहता है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस, इसके क्या लक्षण होते हैं? कुछ कॉमन लक्षण हैं। पेट फूलना मतलब ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, खासकर जांघों और कूल्हों पर वजन बढ़ना, थकान और महिलाओं में अनियमित या भारी पीरियड्स। अच्छा, और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ शरीर के अंदर की बात है या बाहर की चीजें भी असर डालती हैं? गाइड के अनुसार बाहरी फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, जैसे प्रोसेस्ड मीट, प्लास्टिक की बोतलों या डब्बों में रखा खाना पानी। प्लास्टिक, वो कैसे? प्लास्टिक से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे बीपीए, जो शरीर में जाकर एस्ट्रोजन की तरह काम कर सकते हैं। उन्हें ज़ेनो एस्ट्रोजेंस कहते हैं। ओह। इसके अलावा हार्मोन वाले डेयरी उत्पाद और कई कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले केमिकल्स, जैसे पैराबेन्स, थैलेट्स, ये सब शरीर में एस्ट्रोजन का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। गाइड में आरोही का मामला बताया गया है। सुबह थकान, ऑफिस में पेट फूलना, हेवी पीरियड्स, मूड स्विंग्स, जांघों कूल्हों पर वजन। उसकी डाइट में पैक्ड स्नैक्स और प्लास्टिक बॉटल का पानी ज्यादा था। हाँ, ये क्लासिक लक्षण हो सकते हैं। तो क्या इन बाहरी चीजों को बदलकर इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, गाइड कुछ नेचुरल तरीके बताता है। पहला, क्रूसीफेरस सब्जियां खाएं। जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, केल। इनमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लिवर को एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अच्छा। दूसरा, प्लास्टिक की जगह कांच या स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, खासकर गर्म खाने या पानी के लिए। तीसरा, प्रोसेस्ड मीट कम करें और हो सके तो हार्मोन फ्री डेयरी चुनें। चौथा, कॉस्मेटिक्स लेते समय लेबल पढ़ें, पैराबेन्स और थैलेट जैसे केमिकल से बचें। ये जानना बहुत जरूरी है कि कभी-कभी थकान या वजन बढ़ने का कारण हमारी आदतें नहीं बल्कि ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल। कई बार हम लक्षणों को झेलते रहते हैं, वजह कहीं और होती है। अब बात करते हैं भूख और संतुष्टि से जुड़े हार्मोन्स की, लेप्टिन और ग्रेलिन। पहले लेप्टिन को समझते हैं। लेप्टिन हमारा संतुष्टि हार्मोन है। मतलब ये बताता है कि पेट भर गया। ये कहाँ बनता है? ये फैट सेल्स में बनता है और दिमाग को सिग्नल भेजता है कि ओके बस खाना बंद करो। तो ये तो अच्छी चीज है। हाँ, जब तक ये ठीक काम करे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस था? हाँ, वैसा ही।
इसमें शरीर लेप्टिन तो बना रहा है, पर दिमाग वो सिग्नल को सुन नहीं रहा या समझ नहीं पा रहा। दिमाग एक तरह से बहरा हो गया है लेप्टिन के लिए। इसका मतलब पेट भर गया पर दिमाग को पता ही नहीं चला। इसके नतीजे क्या होंगे? नतीजे काफी परेशान करने वाले। लगातार भूख लगना, पेट भरने का एहसास ही ना होना, खासकर रात में क्रेविंग्स होना, जरूरत से ज्यादा खा लेना और फिर वजन बढ़ना। ये नींद में भी खलल डाल सकता है और मेटाबॉलिज्म भी धीमा कर सकता है। गाइड में संदीप का उदाहरण है, 30 साल का, देर रात स्नैक्स खाता है, नींद ठीक नहीं, सुबह फिर भूखा। वो इसे अपनी विल पावर की कमी समझता है, पर गाइड कहता है ये लेप्टिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इस बहरे सिग्नल सिस्टम को कैसे ठीक करें? गाइड कुछ उपाय सुझाता है। पहला, रात का खाना जल्दी खाएं, सोने से कम 3 घंटे पहले। क्यों? ताकि शरीर को रात में लेप्टिन सिग्नल को ठीक से प्रोसेस करने का टाइम मिले और वो मरम्मत का काम कर सके। दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाएं। अलसी, अखरोट, मछली में मिलते हैं। ये शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन लेप्टिन सिग्नल में बाधा डाल सकता है। अच्छा। तीसरा, नींद पूरी करें, 7 घंटे से ज्यादा। नींद लेप्टिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत जरूरी है। चौथा, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड कम करें, ये सिग्नलिंग को और बिगाड़ सकते हैं। यानी सिर्फ विल पावर से लड़ने के बजाय हार्मोन को साधना ज्यादा असरदार है। बिल्कुल, हार्मोन की भाषा समझनी होगी। लेप्टिन संतुष्टि का सिग्नल है, तो ग्रेलिन क्या करता है? उसका उल्टा। हाँ बिल्कुल, ग्रेलिन भूख हार्मोन है। ये पेट में बनता है और दिमाग को सिग्नल भेजता है कि पेट खाली है, खाना खाओ। ये हमें असली फिजिकल भूख महसूस कराता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल इसे भी गड़बड़ा देती है। हाँ, जब हम देर तक जागते हैं, नींद पूरी नहीं करते, सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं या दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में मंचिंग करते रहते हैं, तो ग्रेलिन का लेवल बेवजह ऊंचा रह सकता है। नतीजा, हमें तब भी भूख लगती है जब शरीर को असल में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसे नकली भूख कह सकते हैं या इमोशनल ईटिंग। हाँ, कुछ वैसा है। गाइड में आदित्य का उदाहरण है, 21 साल का छात्र, फोकस नहीं कर पाता, हर घंटे कुछ खाने का मन करता है, नींद खराब है, प्रोटीन वाला नाश्ता नहीं करता। ये सब मिलकर उसके ग्रेलिन को हाई रख रहे हैं। तो असली भूख और इस नकली भूख में फर्क कैसे करें और ग्रेलिन को कैसे कंट्रोल करें? गाइड के नुस्खे काफी सीधे हैं। पहला और सबसे जरूरी, नींद पूरी करें, 7-8 घंटे। नींद की कमी ग्रेलिन को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है। दूसरा, सुबह प्रोटीन रिच नाश्ता करें, अंडा, स्प्राउट्स, मूंग दाल चीला। प्रोटीन ग्रेलिन को दबाता है और पेट देर तक भरा रखता है। अच्छा। तीसरा, फास्ट फूड और मीठे स्नैक्स से बचें। ये ग्रेलिन को तेजी से ऊपर नीचे करते हैं, जिससे बार बार भूख लगती है। चौथा, खाना खाने से पहले पानी पिएं। कई बार हम प्यास को भूख समझ लेते हैं। ये समझना तो बड़ा दिलचस्प है कि भूख सिर्फ पेट का मामला नहीं, हार्मोन्स का पूरा खेल है। नींद और सही न्यूट्रिशन से इन सिग्नल्स को बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल, हार्मोन्स को बैलेंस करना मतलब अपने शरीर की भाषा को समझना। अब आते हैं थायराइड पर। ये नाम तो काफी सुना हुआ है। हाँ, थायराइड एक गर्दन में सामने की तरफ एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। क्या करती है? ये T3 और T4 नाम के हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन शरीर के लगभग हर सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, मतलब एनर्जी बनाने और इस्तेमाल करने की स्पीड। ये बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, डाइजेशन, बाल, स्किन, वजन सब पर असर डालता है। और जब ये ठीक से काम नहीं करता, खासकर जब ये धीमा हो जाता है, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तब पूरा सिस्टम ही सुस्त पड़ जाता है। गाइड के अनुसार इसके आम लक्षण हैं लगातार थकान, बहुत कोशिश के बाद भी वजन कम न होना या बढ़ते जाना। हाँ, ये सुना है। बाल झड़ना या पतले होना, ठंड ज्यादा लगना, मूड उदास रहना या डिप्रेशन जैसा फील होना, कब्ज रहना और महिलाओं में पीरियड्स की गड़बड़ी। पर ये लक्षण तो धीरे धीरे आते होंगे। हाँ, और यही प्रॉब्लम है, लोग इन्हें उम्र बढ़ने या स्ट्रेस का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। गाइड में प्रियंका का उदाहरण है। उसे थकान, बाल झड़ने, ठंड लगने की शिकायत थी। टेस्ट रिपोर्ट बॉर्डरलाइन थी, पर लक्षण थे। उसने कुछ छोटे बदलाव किए, आयोडीन वाला नमक, सेलेनियम के लिए मेवे, कुछ दिन ग्लूटेन बंद किया, रोज धूप ली और उसे फर्क महसूस हुआ। हाँ, कई बार छोटे बदलाव भी मदद कर सकते हैं। तो थायराइड धीमा होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? गाइड कई वजह बताता है। पहला, क्रॉनिक स्ट्रेस, क्योंकि हाई कॉर्टिसोल थायराइड फंक्शन को दबा सकता है। अच्छा, ये आपस में जुड़े हैं। हाँ। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स की कमी, खासकर आयोडीन और सेलेनियम, ये थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी हैं। तीसरा, गट हेल्थ,
कुछ लोगों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी थायराइड पर असर डाल सकती है। ग्लूटेन मतलब गेहूं वाला प्रोटीन? हाँ, इसे ऑटो इम्यून रिएक्शन से जोड़कर देखा जाता है। चौथा, पर्याप्त धूप न मिलना। विटामिन डी की कमी भी थायराइड फंक्शन से जुड़ी है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या सिर्फ दवा ही ऑप्शन है? दवा जरूरी हो सकती है डॉक्टर की सलाह से, लेकिन गाइड कुछ लाइफस्टाइल बदलाव भी सुझाता है जो सपोर्ट कर सकते हैं। पहला, कुछ समय के लिए ग्लूटेन फ्री होकर देखें, जैसे 3 से 7 दिन। मैदा, ब्रेड, नूडल्स बंद करके देखें कि लक्षणों में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। दूसरा, आयोडीन, आयोडाइज नमक से और सेलेनियम जैसे ब्राजील नट्स, सूरजमुखी के बीज, अंडे से का ध्यान रखें। तीसरा, स्ट्रेस कम करने के तरीके अपनाएं, गहरी सांस, वॉक, जर्नलिंग। चौथा, रोज सुबह 15 मिनट धूप लें विटामिन डी के लिए। और पांचवा, मानसिक शांति पर ध्यान दें, ओवर थिंकिंग कम करें। मतलब अपने शरीर के संकेतों को सुनना और उसे सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आखिर में बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। ये तो पुरुषों का हार्मोन माना जाता है। हाँ, मुख्य रूप से पुरुषों का है, लेकिन महिलाओं में भी कम मात्रा में बनता है और दोनों के लिए जरूरी है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ, मसल्स मास, बोन हेल्थ, एनर्जी लेवल, स्टैमिना, मूड और मोटिवेशन भी। हाँ बिल्कुल, मूड, प्रेरणा यानी ड्राइव और मेंटल क्लैरिटी से भी जुड़ा है। तो जब इसका लेवल कम होता है तो क्या होता है, और क्या ये सिर्फ बुढ़ापे में होता है? गाइड के अनुसार कम टेस्टोस्टेरोन के लक्षण हो सकते हैं थकान, कमजोरी, किसी काम में मन न लगना, उदासी, मसल लॉस, स्टैमिना कम होना। और नहीं, ये सिर्फ उम्र का मामला नहीं है। आजकल के लाइफस्टाइल इसे कम उम्र में भी काफी प्रभावित कर सकती है। अच्छा। हाँ, गाइड में अर्जुन का उदाहरण है, 28 साल का, काम में मन नहीं, थका थका, मसल्स में वीकनेस। कारण, खराब डाइट, ज्यादा चीनी, शराब और फिजिकल एक्टिविटी की कमी। तो इसे कम करने वाले लाइफस्टाइल फैक्टर्स कौन से हैं? गाइड बताता है बहुत ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड खाना, शराब पीना, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना करना, क्रॉनिक स्ट्रेस और नींद की कमी, ये सब टेस्टोस्टेरोन लेवल को गिरा सकते हैं। तो इसे नेचुरल तरीके से बढ़ाने के क्या उपाय हैं? गाइड कुछ ठोस कदम सुझाता है। पहला, कम से कम 7 दिन शराब और चीनी पूरी तरह बंद करके देखें। ओके। दूसरा, हिट यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसी कसरत करें। हफ्ते में 2-3 बार 20-30 मिनट काफी है। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में बहुत इफेक्टिव है। और खाने में? तीसरा, जिंक रिच फूड्स खाएं, कद्दू के बीज, नट्स, चना, अंडे, दही। जिंक टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए जरूरी मिनरल है। चौथा, अच्छी नींद ले 7-8 घंटे। टेस्टोस्टेरोन रात में नींद के दौरान ही बनता है। और पांचवा, स्ट्रेस मैनेज करें, ध्यान, योग, रिलैक्सेशन। तो ये हार्मोन पुरुषों और महिलाओं दोनों की ओवरऑल वाइटैलिटी और ड्राइव के लिए कितना जरूरी है? ये पूरी चर्चा सुनकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हार्मोन्स हमारे शरीर के असली बॉस है। बिल्कुल। इस गाइड का सार यही है कि हमारी हेल्थ, एनर्जी, मूड और वजन को कंट्रोल करने वाले असली ड्राइवर ये हार्मोन्स ही हैं। इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, लेप्टिन, ग्रेलिन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से किसी एक का भी बैलेंस बिगड़ना हमारी रोजमर्रा की शिकायतों का कारण बन सकता है। मैनेज करना, सही तरह की कसरत। हाँ, और कुछ हानिकारक केमिकल से बचना। और ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सभी हार्मोन्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे आपने बताया, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल, इंसुलिन और थायराइड को इफेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। नींद की कमी, लेप्टिन, ग्रेलिन, टेस्टोस्टेरोन सबको गड़बड़ा सकती है। इसलिए एक चीज को सुधारने से अक्सर कई दूसरी चीजों पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। तो ये सिर्फ फिजिकल बैलेंस पाने की बात नहीं है। जब हम अपने शरीर के इन अंदरूनी सिग्नल्स को समझना सीखते हैं और उनके साथ काम करते हैं, तो हमें बेहतर मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलती है। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, जो शायद इस गाइड के आधार पर ही है। ये देखते हुए कि ये सारे हार्मोन इतने गहरे जुड़े हैं, अगर कोई अपनी हार्मोन रीसेट यात्रा शुरू कर रहा है, तो कौन सी एक बुनियादी आदत, जैसे कि नींद को सच में प्राथमिकता देना या स्ट्रेस के सिग्नल्स को पहचान कर उन्हें मैनेज करना सीखना, कौन सी एक आदत कई हार्मोनल सिस्टम्स पर सबसे गहरा और पॉजिटिव असर डाल सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए, क्योंकि ये इंटरकनेक्शन ही कुंजी है। शायद नींद या स्ट्रेस मैनेजमेंट ये व्यक्ति पर भी निर्भर करेगा, लेकिन इस अंतर संबंध पर विचार करना हमें अपने स्वास्थ्य को एक ज्यादा जुड़े हुए, इंटीग्रेटेड तरीके से देखने में मदद कर सकता है।